स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा का साइकिक मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये मिशन क्या है? ये मिशन मतलब बहुत पहले से प्लान किया गया था, लेकिन मतलब समझिए नासा में एक टीम है जो प्लान्स करती है, डिज़ाइन करते हैं और स्टडी करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी क्या-क्या चाहती है, उसके हिसाब से मिशंस का गेस बनाया जाता है, फिर उसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या किया जाएगा, फिर उसे आगे बढ़ाएँगे। तो ये जनवरी 2017 में इसको फाइनलाइज़ कर दिया है कि इस मिशन पे हम लोग को आगे बढ़ना है। तो साइकिक मिशन को सेलेक्ट कर लिया गया था और रहा बात कि साइकिक मिशन में क्या ख़ास बात है, वो पहला मेटलॉजिकल एस्टेरॉइड है, यानी कि एस्टेरॉइड हम लोग देख चुके हैं और अभी काफ़ी सारे मिशन भी हो चुके हैं जिसमें एस्टेरॉइड में भिड़ना, जाके उसका सैंपल कलेक्ट करना, ये सब चीज़ कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेटालिक एस्टेरॉइड हम लोग एको बार नहीं छुए हैं। मेटालिक एस्टेरॉइड रेयर भी बहुत होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये पहली बार हो रहा है कि मेटालिक एस्टेरॉइड में जाया जा रहा है। ये मतलब आइसी एस्टेरॉइड नहीं है, रबल नहीं है, ये मेटालिक है, ये बहुत रेयर चीज़ है। तो इसी में पहली बार स्टडी करें, जाके रिमोट स्टडी करना है। और इसका लॉन्च विंडो जो खुलेगा, जो टारगेट किया जा रहा था, वो था जुलाई 2022। अब बोलेंगे भाई जुलाई 2022 बीत गया है लेकिन डिले हो गया था प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में डिले में बहुत सारे रीज़न दिए गए, उसमें एक रीज़न था कि अंडर स्टाफिंग था। ये आप समझ सकते हैं एकदम पीक कोरोना के टाइम में था और कुछ-कुछ जगह पे नासा नहीं कटौती करेगा, यानी कि जितना भी मिशन आईएसएस से रिलेटेड है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज़िंदा रखना है, उस पे कोई कटौती नहीं होती। लेकिन अगर कुछ करना पड़ता है, साइड प्रोजेक्ट्स कट जाते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स की बैंड बज गई, ये उसका लोगो है। तो ये प्रोजेक्ट में डिले हो गया और मिसकम्युनिकेशन में बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया कि क्यों लेट हो गया। लेकिन सब में आया कि अंडर स्टाफिंग था, मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्लियर नहीं था, तो हौच-पौच हो गया। तो नेक्स्ट विंडो कब है? नेक्स्ट विंडो है 5 अक्टूबर 2023 यानी कि आने वाले टाइम में। और इसका अराइवल कब है? अराइवल है अगस्त 2029 में। थोड़ा टाइम लगेगा, दूर जाना है। तो यही है। क्राफ्ट मतलब समझिए बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। उसकी टेस्टिंग में बहुत टाइम लग रहा था। तो मिशन ये है। तो अब बात करते हैं इसको ठेला कैसे जाए, propulsion का क्या लॉजिक है? तो propulsion का धरती से इसे निकाला जाएगा फाल्कन हेवी का इस्तेमाल करके, वो इसे ऑर्बिट में डालेगा और फिर इंजेक्शन बर्न कर देगा। उसके बाद ये मार्स की तरफ जाएगा, मार्स से ग्रेविटेशनल असिस्ट लेगा ताकि और वेलोसिटी आ सके। फिर जब अब इसको और दूर जाना है तब ये सोलर इलेक्ट्रिक propulsion इस्तेमाल करेगा, यानी कि सोलर पैनल जो दिए गए हैं अति बम-बम है, ट्रिपल जंक्शन सोलर पैनल है। मतलब जैसे आप जो सिलिकॉन वाला खरीदते हो सिंगल होता है, डबल वाला बहुत एफिशिएंट होता है, ट्रिपल वाला अल्ट्रा एफिशिएंट होता है। तो ये ट्रिपल जंक्शन सोलर पैनल है, बहुत इफिशिएंट है। इसका एनर्जी को निकाल के ये लोग डालेंगे इस पे, हॉल इफेक्ट थ्रस्टर पे। ऐसे इसमें 4 थ्रस्टर दिए गए हैं और थ्रस्टर का ब्रांड नेम है, ब्रांड मतलब मॉडल नंबर है SPT-140। आप गूगल कर सकते हो एग्ज़ैक्टली अगर आप जानना चाहते हो तो। इसका मैक्स पावर कंज़म्पशन मतलब चारों का अगर फुल फ़ोर्स पे चलने लगता है तो 4.5 किलोवाट खाएगा और 900 वाट सस्टेन्ड है, मतलब कि 4.5 किलोवाट का मतलब इनको ज़रूरत नहीं है। फेलियर होने पे रैपिड मैनूवर करने के लिए वो सब है, लेकिन 900 जनरली कंटिन्यूअस 900 पे रहेंगे, 4.5 तक मैक्स जा सकते हैं, मैक्स थ्रॉटल समझ लीजिए। और इसको पुश करने के लिए इसको 922 किलोग्राम ज़ीनॉन लग रहा है और मतलब हॉल इफेक्ट है तो उसका स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत अच्छा है। उसका स्पेसिफिक इम्पल्स मिल रहा है इनको 1800 सेकंड। मतलब आप बहुत खुशकिस्मत रहे तो 500 सेकंड मिलता है केमिकल में, यानी इस सब में। आप इसमें जाओगे जैसे सीधे आप देख सकते हैं 1800, मतलब काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये इनको मतलब मिशन बिना उसके अगर करने की कोशिश की जाती, बहुत साल लग जाते हैं पहुँचने में ही। ये करके बस मतलब यहाँ से बड़े रॉकेट से निकलो, इससे स्पीड निकालो, फिर आयन इंजन का इस्तेमाल करके सब चीज़ को मतलब जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सको। तो propulsion में काफ़ी मेहनत किया गया है। आधा से ज़्यादा कारण यही है सोलर पैनल इतना बम-बम देने का। और ये सोलर पैनल की एफिशिएंसी दूर जाने में बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, पैनल हीट होता है। मतलब ऑब्वियसली सन से बहुत नज़दीक है तो हीट होने लगता है। तो जैसे-जैसे आप दूर जाते हैं पैनल का टेम्परेचर घटता है। टोटल एनर्जी आउटपुट ज़रूर घट जाता है क्योंकि ऑब्वियसली लाइट है ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? लेकिन ये एफिशिएंसी बढ़ जाता है क्योंकि ये कूल डाउन होने लगता है। टेम्परेचर से इसका अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये हुआ propulsion कैसे जाएँगे। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लगा इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर लगाया गया है, यानी कि ये 2 ठो लगाया गया है, 1 ठो बैकअप भी है और वो दोनों को यूज़ कर के काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 8 स्लॉट का फ़िल्टर है, यानी कि यहाँ पे जो आप मोटर देख रहे हैं और ये जो डिस्क है, उस डिस्क में 8 स्लॉट है, खट, खट, खट करके घूमेगा। उसमें एक खाली स्लॉट है और एक में रेड, एक में ब्लू, एक में ग्रीन और बाकी सारे फ़िल्टर्स हैं, वो दिया गया है। और इसका जो सेंसर है वो ये सेंसर है, कोटैक का सेंसर है, मतलब कोटैक डिजिटल सेंसर नहीं, कोटैक ने
ऑन सेमीकंडक्टर से बनवाया, मुझे इसमें कोटक का नाम बार-बार दिख रहा था, है। तो ये इन्होंने यूज़ किया है। ये विज़िबल टू शॉर्ट वेव नियर इंफ्रारेड जो है दिख सकता है, क्योंकि इसमें मतलब कुछ ये मतलब आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बट क्या करेंगे खरीद के। ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर इसमें कोई हुआ नहीं करते तो उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी वाइड रेंज की है, और इसमें जो कलर फ़िल्टर है वो एक-एक करके उसको चूज़ करेगा। तो अगर कलर फ़ोटो चाहिए तो एक बार लाएँगे क्लियर में, सारा डिटेल मिल जाएगा, फिर दूसरी बार लाएँगे ग्रीन पे, फिर ब्लू पे, फिर रेड पे, फिर वो तीनों कंपोज़िट करके ट्रू कलर इमेज बनाया जाएगा। और इसका ट्रू कलर ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि आप जो नॉर्मल कलर कैमरा देखते हैं, जैसे कि यही कैमरा है, इसमें बेयर फ़िल्टर है, ये ट्रू कलर नहीं रहता है। मतलब काफ़ी हद तक ट्रू है, लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है कि इसमें पिक्सल एक यूनिट में डाला जाता है। वो यूनिट होता है आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, डबल ग्रीन रहता है। तो ग्रीन ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, बाकी सब एक्यूरेट उतना नहीं रहता है। तो इसके केस में चूँकि ये फ़िल्टर बाय फ़िल्टर कर रहा है और पूरा से पिक्सेल्स एक साथ ग्रीन देगा, पूरा पिक्सल एक साथ ब्लू देगा, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और प्लस ये सीसीडी है, यानी कि ग्लोबल शटर है, बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 1 इंच का सेंसर साइज़ है। इसमें जो लेंस लगाया गया, यानी ये जो ऑप्टिक्स आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिक्स है 148 मिलीमीटर का, और इसका फोकल है f1.8, और इसका बनाया ऐसा गया कि एग्ज़ैक्टली मुझे डिटेल याद नहीं है, 50 से 800 मीटर तक, मतलब फार टू इन्फिनिट तक में ये कंट्रोल फोकस रहेगा। मतलब इसमें फोकसिंग मोटर नहीं है, फोकस नहीं करना है। तो ये हो गया इनका ऑप्टिकल सेंसर्स। फिर इसमें गामा रे और न्यूट्रिनो स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है। बात यह है कि जब इस डीप स्पेस में न्यूट्रिनो इमिशन बहुत होता है, और वो जब भी किसी चीज़ से भिड़ता है, कई बार खुद ही निकल जाता है, कई बार गामा पार्टिकल निकाल देता है, गामा रेज़ निकाल देता है। तो अगर आप दोनों को स्टडी कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा कि अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल न्यूट्रिनोज़ ऐसा रहा, जो न्यूट्रिनो इसके अंदर घुस रहा है वो कैसा बिहेव कर रहा है। अब रहा बात कि गामा रेज़ और न्यूट्रिनोज़ में क्यों जा रही है, काफ़ी हाई एनर्जी लेवल पे बात हो रही है, क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल है डेंस है, नॉर्मल चीज़ के आर-पार नहीं जा पाएगा। अगर आइस के बारे में बात कर रहे होते, तो इतना हाई एनर्जी जाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये रिलीज़ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल पे क्यों फ़ोकस कर रहा है? कारण वही है कि इस लेवल पे आपको वही डिटेल दिखा पाएँगे। फिर मैग्नेटोमीटर है। मैग्नेटोमीटर एक चीज़ बहुत क्लियर कर देगा कि क्या इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, या एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट अगर वो मिलता है वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा बात होगा, इसीलिए मैग्नेटोमीटर में भी डाला गया है। और चूँकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, 200 किलोमीटर्स के आसपास का, एक्स बैंड ग्रेविटी डाला गया, क्योंकि समझिए जब भी आप एक साइज़ क्रॉस करने लगते हैं, यानी 150 किलोमीटर से लेके मतलब 300 किलोमीटर का रेंज में जब आप घुसने लगते हैं, तो आप स्फीयर बनते हैं। लेकिन ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप परफेक्ट स्फीयर बनोगे। आप मतलब थोड़ा-सा ऑबलॉन्ग हो सकते हो। परफेक्ट स्फीयर से आप पहुँच नहीं पा रहे, समझ रहे हैं? मतलब ग्रेविटी बोल रहा है स्फीयर बनो, लेकिन आपका ग्रेविटी उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप स्फीयर बन जाओ, थोड़ा लुच-पुच हो जाता है। तो उस केस में साइड इफेक्ट होता है कि अगर कोई भी चीज़ उसके पास जाके ऑर्बिट कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि ग्रेविटी में ढिंचिक-ढिंचिक रहेगा। तो उसको नापने का आपको कोई तरीका होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से आप कॉम्पेंसेट कर सकें। इसीलिए एक्सपैंड ग्रेविटी सिस्टम है। और ग्रेविटी अगर आप अच्छे से समझते हैं, तो अंदर का डेंसिटी मैप आपके पास आ जाता है कि अच्छा, अंदर डेंसिटी क्या हो रहा है। जैसे आप गूगल अर्थ में देखेंगे, समुद्र का पूरा सरफेस एरिया दिख जाता है लो रेजोल्यूशन में। कैसे दिखता है? हम धरती पे काफ़ी सारे सेंसर लगाए गए हैं जो ग्रेविटी नापता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। वही करके हम लोग इसमें भी ग्रेविटी को नापेंगे, और एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करते हैं 16 साइकिक के बारे में, यानी कि ये पपी के बारे में। ये उसका आर्टिस्टिक इमेज है। हमारे पास बस फोटो के मामले में बस यही है, रेडियो टेलीस्कोप से बनाया गया या दूसरे सारे टेलीस्कोप का डेटा लेके, बस रियलिस्टिकली बस यही है हमारे पास। ये रेजोल्यूशन अभी नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो मिलेगा। तो ये है क्या? गहराई से उतरते ही इसे कहा जाता है एम टाइप। नाम से एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेटालिक एस्टेरॉयड है। ये डिस्कवर किया गया था 1852 में, यानी मतलब बहुत पहले से हम लोग को पता है इसके बारे में। और ये 16th, इसका जो नाम दिया गया है 16, वो इसलिए कि ये 16th ये है माइनर प्लैनेटॉइड डिस्कवरी टाइप में आता है। मतलब कि हम लोग जब माइनर प्लैनेट्स पे घुसने लगे, जैसे प्लूटो एक माइनर प्लैनेट्स है, ये 16वें नंबर पे इसे डिस्कवर किए थे, काफ़ी बड़ा है। और इसका डायमीटर आप देख ही सकते हैं 220 किलोमीटर है, यानी कि अब इसकी ज्योमेट्री इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्किल बना दे रहा है। तो बड़ा है, मतलब ये अगर धरती पे भिड़ा तो धरती गायब हो जाएगी। ये बड़ा है, मतलब इससे मजाक नहीं करना है। और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यही सारा खेला इसीलिए कि इसकी डेंसिटी पागल जैसा ज़्यादा है। इसका जनरली डेंसिटी एस्टिमेट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग गए नहीं है, ये रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं है, बहुत पास जाके हम नापेंगे तब पता चलेगा। अभी हमारा गैस है कि ये 4 to 5 टाइम्स पानी से ज़्यादा डेंस है। यानी कि अगर आइस का रहता वो पानी से थोड़ा सा कम रहता है, रेबल या ग्रेवल का रहता है वो 2x के आसपास रहता है। बहुत सारे प्लैनेट का कोर बहुत डेंस रहता है, लेकिन ओवरऑल प्लैनेट उतना डेंस नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है। ये 4 to 5x है, यानी कि शुद्ध मेटल है। जैसा मतलब हमारा एस्टिमेट है, ऑब्वियसली पास जाके पढ़ेंगे तभी ज़्यादा डिटेल आएगा, लेकिन अभी का एस्टिमेट है ये शुद्ध मेटल है। मतलब एक पूरा ऑब्जेक्ट लंप जो है मेटल का है। कौन कौन मेटल? जनरली जो मेटल धरती के कोर में पाए जाते हैं। अब रहा बात की
ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि प्लैनेट के कोर में जो मेटल होता है वो यही है। उसके सिवा जनरली कोई चीज़ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में इतना डेंस नहीं होता। आपको पार्टिकल मिल सकता है, मटेरियल मिल सकता है, लेकिन सेलेस्टियल स्केल पे 200 किलोमीटर के स्केल में कभी ऐसा नहीं मिलने वाला कि एक मतलब बस मेटल घूम रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मटेरियल होता है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन के टाइम में कोई भी स्टार का सिस्टम जब फॉर्मेट होता है, तो हैवी मास क्लम्प करने लगता है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ है जो हैवी है, जैसे मान लिया आपका आयरन हो जाए, निकल हो जाए, कोबाल्ट हो जाए, सब हैवी मटेरियल जो जो गोल्ड हो जाए, ये सब कोलैबोरेट करने लगता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो कलेक्ट करने लगता है। फिर वो मास बड़ा होता है और चीज़ कलेक्ट करता है और मास बड़ा होता है। अब ये बम्बार्डमेंट के कारण ये लिक्विड हो जाता है, इतना इसमें गर्मी आ जाती है। अब इस पे बम्बार्डमेंट बढ़ते रहता है, तो होता क्या, आप लिक्विड हो और आप पे बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो होता ये है कि इस कोर में जहाँ से ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहाँ पे एक सेटलमेंट होने लगता है, यानी कि पूरा मेटल, हेवीएस्ट मेटल उसके कोर पे जाने लगता है। अब धरती के केस में आप जाएंगे तो बहुत कोर तक अगर हम लोग पहुँचते हैं तो अच्छा चांसेस हमें बहुत हैवी एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। जो आप पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले सेक्शन में देखते हो वो सब मिलने लगेगा। धरती का जितना भी है सब वहीं मिलेगा। यूरेनियम जो आप कहेंगे क्रस्ट ट्रस्ट में मिलता है वो 1% भी नहीं है जितना धरती में। धरती का मेजॉरिटी मेटल वहीं है। बाकी सारा चीज़ हल्के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देखें डेंसिटी में, वो ऊपर तैरते रहते हैं। उसके ऊपर एक क्रस्ट बनता है। हम लोग जो हाइट पर कर रहे हैं सारा क्रस्ट पे कर रहे हैं। धरती का मतलब ऐसे टोटल मास में देखिए हम लोग 1% भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर में ऐसे बंधा हुआ है। कोर शुद्ध मेटल है और इस कोर में बहुत हैवी मेटल भी हो सकता है, यानी कि गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ये सब भरा हो सकता है। तो इसीलिए जो बीच में हल्ला हुआ था ना कि ये $100 ट्रिलियन या 5 बिलियन ट्रिलियन $6 ट्रिलियन के बारे में हुलुलुलु कर देंगे, वो उसीलिए आ रहा था कि इसमें जितना मेटल है, अच्छा चांसेस है कि पूरे प्लेनेट में उतना मेटल नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्रस्ट एक्सेस करते हैं। ये कोर का सीधा मटेरियल हम लोग को दे रहा है। तो रहा बात कि ये कोर है तो इसमें प्लेनेट क्यों नहीं है? ये एस्टिमेट है कि इस तरह का चीज़ ऐसे नहीं बन सकता। को उसका प्लैनेट बनना ही चाहिए था। तो जब वो बन रहा था, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, मोल्टन स्टेट में चला गया, लिक्विड मतलब आउटसाइड लिक्विड है, अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, मतलब ग्रेविटी उसे मतलब ये करे कोलैप्स ये कर रही है, क्या बोले उसको, मतलब सेटल, हाँ सेडमेंट हो रहा है, सेटल कर रहा है अंदर को कोर। उस टाइम ये किसी दूसरे इक्विवेलेंट या लार्जर ऑब्जेक्ट से भिड़ गया और ये कोर बाहर निकल गया। तो इसीलिए ये नंगा है एक तौर से। ये हमारा अभी का बेस्ट एस्टिमेट है कि ये प्लैनेट बन रहा था, प्लैनेट बनने के रास्ते पे चल रहा था, लेकिन किसी चीज़ से जाके बूम हो गया बहुत ज़ोर से और उससे इसका सारा जो, या तो ये इजेक्ट हो गया लिक्विड से या लिक्विड इसका बाहर निकल गया। तो इसीलिए ये नेकेड प्लैनेट कोर है हम, और इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्लैनेट के कोर पे जा नहीं सकते, उतना डीप ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग पढ़ें, समझें। आधा से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा प्लैनेट के बारे में अगर ये प्लैनेट कोर सही निकलता है तो, कि ये प्लैनेट कोर है, स्टडी करते हैं क्या लॉजिक है, और मैग्नेटो फील्ड समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें 2 मैग्नेटोमीटर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड समझ गया और मान लीजिए मैग्नेटिक निकलता है, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है, पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं, वो तो मिशन हो गया। मिशन में एक एक्स्ट्रा पिगी बैक भी किया जा रहा है जिसे हम लोग कहते हैं डीएसओसी। डीएसओसी का क्या है? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे ही पिछले कुछ वीडियोस में कि मैं नासा कई बार करो, नासा ये ट्रैकर, ऑप्टिकल ट्रैकर है, तो अभी तक ट्राई ही क्यों करा? बात ये समझिए कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनता है पहले होता है डेमो दिखाओ, क्या ये प्रिंसिपल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके टेक्नोलॉजी रेडी लेवल बनाया जाता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 का मतलब होता है कि अब आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। 7, 8 का है कि भैया ये कंपोनेंट है, मतलब कि आप अपना मिशन बना रहे हैं, ये कंपोनेंट आप इससे बोलिए भैया तुम हमको दे दो, वो दे देगा, काम खत्म। कंपोनेंट मतलब वो मास प्रोडक्शन पहुंच जाता है। तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी प्रूफ हो गई। 2-3 मिशन इन्होंने कर लिया, लो अर्थ ऑर्बिट में भी कर लिया, मून पे भी कर लिया, लेकिन डीप स्पेस में अभी तक नहीं किए थे। ये डीप स्पेस पे पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें साइड में जो एक ऑब्जर्वेटरी दिया गया है वो डीएसओसी का है। तो रहा बात कि ये कम्युनिकेट किससे करेगा? धरती में कम्युनिकेट करेगा कैलटेक पैनोरामा पैलोमर ऑब्जर्वेटरी, यानी ये ऑब्जर्वेटरी में ये कम्युनिकेट करेगा। उसका जो मिरर है वो 5.1 मीटर है, बड़ा मिरर है, क्योंकि इसके पास से जो लेज़र आ रहा है वो बहुत कॉलमेट रहेगा। ये बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो स्प्रेड आउट होगा। जैसे एग्जांपल दिया जाता है नासा के ही केस में कि अगर आप मार्स से लेज़र भेजते हैं तो वो कितना फैलेगा। आप देख सकते हैं धरती के अंदर है, लेकिन आप बेस्ट रेडियो ले लीजिए, वो कितना फैलेगा, वो धरती से बड़ा हो जाता है। तो मतलब कितनी एनर्जी लेके, अगर मैं आपको देता हूँ कि तुम 10 वाट का एनर्जी में कितना डेटा इधर से उधर कर सकते हो, रेडियो हमेशा कम होगा, ऑप्टिकल हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑप्टिकल जो है कॉलमेट ज़्यादा रहता है, यानी कि ज़्यादा पावर आपके ट्रांसमीटर तक पहुँच रहा है। तो इसी कारण से लेज़र में कूदना चाहते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा ये डिपेंड करता है। अभी के केस में ये प्रोजेक्ट में जो कोशिश की जा रही है वो है नियर इंफ्रारेड, यानी कि 15 नैनोमीटर के बारे में फोकस किया जा रहा है। तो मैंने तो बताया 5.1 मीटर का, तो आपका वो हो गया ग्राउंड स्टेशन। ये सेंडर कैसा है? सेंडर है 22 सेंटीमीटर का मतलब आप रेशियो देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा रेशियो है। 22 सेंटीमीटर का चिल्लाएगा और सुनने के लिए बैठा हुआ है 5.1 का।
और ये एपर्चर टेलीस्कोप उसमें दिया हुआ है, साइकिक मिशन में दिया हुआ है। अमरावत की सिग्नल आप बात कर रहे हैं और मार्स से दूर जा रहा है ये, बाय द वे। और ये अभी टेस्टिंग है, ये समझिए, ये इनका मेन मिशन नहीं है, टेस्टिंग है। अगर सब चीज़ बल्ले-बल्ले रहता है, इसके माध्यम से डेटा इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन वो उसका कोर नहीं है। कोर अभी भी नॉर्मल रेडियो वाले पे रखा गया है। ये एज़ ए टेस्टिंग है, बैकअप है, सब चीज़ किया जा सकता है। और इसको नापने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फ़ोटो है और ये तार इस्तेमाल होता है। बोले तार क्या होता है? वो है, इससे बड़ा नाम मैंने नहीं सुना है। सेंसिटिव, सुपर कंडक्टिव, नैनो वायर, फोटॉन काउंटिंग रिसीवर। ये नाम बढ़िया से रखे हैं। सेंसिटिव, सुपर कंडक्टिंग, नैनो वायर, फोटॉन काउंटिंग, मतलब ये एक्चुअली फोटॉन्स काउंट कर सकता है, इतना सेंसिटिव है। और चाहिए भी, आप अगर मार्स की दूरी से आप लेज़र बीम भेज रहे हो और ऑब्वियसली इसके पास कुछ किलोवाट ही है, और जब तक वो साइकी तक पहुंचेगा तो 900, ये मतलब 900 वाट तक ही उतर जाएगा एकदम नीचे पावर उसका। तो उतने पावर में ऑब्वियसली इसको पूरा अपना बैटरी चार्ज रखना है, सिस्टम्स चलाना है, सारा चीज़ करना है। तो कितना पावर बचेगा इसके लिए, लेज़र के लिए? बहुत कम बचेगा। तो लेज़र उतना लाइट मिनट की दूरी में, यहाँ बात समझिए, हम लोग लाइट सेकंड से बहुत आगे चले। लाइट सेकंड आपका समझ लीजिए हो जाता है मून, 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लेटेंसी होती है। मार्स जो होता है कुछ-कुछ जगह पे वो हम लोग से कहिए 20 मिनट से 40 मिनट तक की दूरी रखता है। मिनट में बात हो रहा है। ये भी वैसे समझिए मिनट में चला जाता है, इतना दूर है। तो अगर लाइट मिनट में आप बात कर रहे हैं तो सिग्नल बहुत लॉस होगा, लेज़र होने के बावजूद भी। बस ट्रिक ये है कि अगर ये काम करता है, तो जो हम लोग कुछ किलो बिट्स पर सेकंड पे रहते हैं, वो मेगाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच जाएंगे। स्पीड में जेन्युइन स्पीड बढ़ जाएगा। और जो कंपनी इस पे, कंपनी मतलब रिसर्चर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि वो गीगाबिट पर सेकंड तक पहुंच सके, यानी अच्छा खासा स्पीड में डेटा इधर से उधर हो सके। चांद पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डी स्पेस में यही पहला ट्राई होने वाला है, DSOC। तो ये है, एक एक्स्ट्रा एड ऑन डाल दिया गया है उसमें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा के साइकिक मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।